हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेकिन टॉपिक में आने से पहले कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो पहले मैं आप लोगों को कीवर्ड्स बताऊंगी, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। देखते हैं कीवर्ड्स क्या क्या हैं। पहला है इसमें जीन पूल। देखते हैं जीन पूल क्या होता है। किसी पॉपुलेशन के सभी जीव के ऑल एलील को जीन पूल कहते हैं। कोई पॉपुलेशन है, कोई मेंडेलियन पॉपुलेशन है, उसमें डोमिनेंस है, रिसेसिव है और हेट्रोजाइगस है। तो ये तीनों के जो ऑल एलील होंगे उसको हम लोग बोलेंगे जीन पूल। अब सेकंड हम लोग देखते हैं जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जीन पूल में एलील के प्रॉपर्शन को जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट है 25%, होमोजाइगस रिसेसिव है 25% और हेट्रोजाइगस है 50%। तो ये तीनों के जो प्रॉपर्शन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे जीन फ्रीक्वेंसी। अब थर्ड हम लोग देखेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है। एक पॉपुलेशन में एक ही प्रकार के इंडिविजुअल के टोटल नंबर को जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोई पॉपुलेशन होता है, उसमें कई टाइप्स के जीव रहते हैं, तो उसमें से एक टाइप के जो इंडिविजुअल के टोटल नंबर को जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फिर है हार्डी वैनबर्ग लॉ। कोई भी बड़ी पॉपुलेशन में अगर कोई म्यूटेशन नहीं होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, तो उसकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ये होता है हार्डी वैनबर्ग। आप लोगों को अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो इसका अलग से वीडियो मैं पूरा नोट्स शेयर की हूँ, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। जो कीवर्ड है वो है म्यूटेशन। इसका भी मैंने पूरा फुल डिटेल वीडियो शेयर किया हुआ है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो म्यूटेशन क्या होता है? जीन में होने वाले सडनली चेंजेस को म्यूटेशन कहते हैं। जीन में सडनली चेंजेस हो जाता है जिसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। फिर है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन वहाँ सिलेक्शन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं वो नेचर में बेटर अडेप्ट कर पाते हैं, वही नेचुरल सिलेक्शन में सेलेक्ट होते हैं और सर्वाइव करते हैं। ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। और होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ये सब तो आपको पता ही होगा। जो मेंडल का जो मटर के दाने वाले हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट है वो लोग पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें से हम लोग को ये पता है कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे, टॉपिक पे आएंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें साइनॉप्सिस देखेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट इन पॉपुलेशन, व्हेन लार्ज पॉपुलेशन और व्हेन स्मॉल पॉपुलेशन। फिर है फोर्थ जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें 4 टाइप्स हैं। पहला है जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन, सेकंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड एडेप्टिव वैल्यू, थर्ड है जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड होमोजाइगोसिटी, फोर्थ है जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड हार्डी वैनबर्ग। वैनबर्ग आप लोग लिख लीजिएगा। फिर फिफ्थ है टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसमें 2 टाइप्स हैं। पहला है बॉटलनेक इफेक्ट और सेकंड है फाउंडर इफेक्ट। फिर है कंक्लूजन और लास्ट में है रेफरेंस। सबसे पहले इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीवॉल राइट नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको सीवॉल राइट इफेक्ट कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट हार्डी वैनबर्ग के अपोजिट होता है। हार्डी वैनबर्ग ने हमने ये पढ़ा था कि कोई भी बड़ी पॉपुलेशन में यदि म्यूटेशन नहीं होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, तो उसकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में यदि किसी पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो रैंडमली अगर चेंज होती है तो वह जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाती है। सडन चेंजेस इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। एलेलिक फ्रीक्वेंसी में सडनली चेंजेस होना क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। हार्डी वैनबर्ग लार्ज पॉपुलेशन के लिए था, जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होता है। क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में कोई भी चेंजेस होगी तो उसका इजीली स्टडी किया जा सकता है। तो स्मॉल पॉपुलेशन में कोई चेंजेस होगा तो फट से दिखेगा ना, जिससे हम लोग को ईजिली उसमें स्टडी करने में ईजिली होगा या फिर ईजी होगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट डायरेक्शन लेस होता है, इसमें एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंजेस होती है। इसे सबसे पहले सीवॉल राइट नामक साइंटिस्ट ने 1930 एंड 1931 में दिया था। फिर सेकंड देखते हैं डेफिनेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट जीन फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन है जो कि मुख्य रूप से स्मॉल पॉपुलेशन पर लागू होता है, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में संख्या कम होने के कारण इवोल्यूशन संख्या को प्रभावित करते हैं। स्मॉल पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी सडनली चेंजेस हो जाती है, जिससे न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, जिसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। फिर थर्ड है जेनेटिक ड्रिफ्ट इन पॉपुलेशन।
इस इन्वायरमेंट में कई टाइप के जीव जंतु पाए जाते हैं जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाई जाती है। कुछ स्थानों पर पॉपुलेशन स्मॉल पाई जाती है तथा कुछ लार्ज पॉपुलेशन पाई जाती है। कुछ ऐसे फैक्टर भी पाए जाते हैं जिसके कारण जीवों अलग अलग समूह में पाए जाते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का पॉपुलेशन में या फिर पॉपुलेशन के आधार पर इसके प्रभावों का हम स्टडी करेंगे। यहाँ पहला कंडीशन, जब लार्ज पॉपुलेशन होगा तब किसी स्पीसीज की वह संख्या जो अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला हो लार्ज पॉपुलेशन कहलाता है। लार्ज पॉपुलेशन होने पर हार्डी वेनबर्ग लॉ लागू किया जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट से यह प्रभावित नहीं होता क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा परिवर्तन उसके जेनेटिक कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, जिससे वे परिवर्तित भी नहीं होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसमें सर्दी लेते हैं। सर्दी क्या होता है, जब स्मॉल पॉपुलेशन में किसी एक को सर्दी होता है तो तुरंत जो स्मॉल पॉपुलेशन है उसमें जितने भी सदस्य रहेंगे वो सबको सर्दी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, उनमें से कुछ इंसान को अगर सर्दी होगा तो क्या वो पूरे जनसंख्या को इफ़ेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक होती है। कम जनसंख्या में जो कोई भी डिसीज़ होता है वो जल्दी फैल जाता है, और जो अधिक जनसंख्या में कोई डिसीज़ होता है वो धीरे से फैलता है। फैलता सबको है लेकिन बहुत धीरे से, बहुत टाइम लगेगा ना अगर जनसंख्या ज़्यादा होगा तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं व्हेन स्मॉल पॉपुलेशन। स्मॉल पॉपुलेशन में जीवों की संख्या कम होती है, स्पेशली ओशियनिक आइसलैंड आइसोलेशन मैकेनिज्म या फिर माइग्रेशन के माध्यम से बनता है। इसे स्मॉल पॉपुलेशन कहा जाता है। इसी पर जेनेटिक ड्रिफ्ट लागू होता है क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं या संयोग के कारण जीन फ्रीक्वेंसी लगातार बदलती रहती है या फिर प्रभावित होती रहती है। स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट पूरी तरह से लागू होती है क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर में के म्यूटेंट ही ज्ञान पर जीन की फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर भी होती है। जब स्मॉल पॉपुलेशन होगा तो वही है, स्मॉल पॉपुलेशन में कुछ भी चीज़ होता है वो जल्दी इफेक्ट करता है। फिर देखते हैं चौथा, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट का तात्पर्य, पहला इसमें हम लोग देखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। जेनेटिक ड्रिफ्ट का तात्पर्य जेनेटिक मटेरियल की कमी होना होता है। यह कमी हेट्रोजाइगस से होमोजाइगस की ओर होता है। इसमें नेचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। नेचर का क्या योगदान होता है, क्योंकि नेचर इज ऑलवेज चेंजेस। जो नेचर है वो ऑलवेज चेंजेस होते रहती है नेचर में। इसका कारण है बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि कारकों के इफेक्ट से बदलती है। बाई चांस संयोगवश प्राकृतिक आपदाएं पॉपुलेशन की नंबर में लगातार कमी या अचानक कमी हो जाए तो इस कमी के कारण आपस में इंटरब्रीडिंग करने वाले इंडिविजुअल जीनोटाइप की नंबर कम हो जाती है या फिर जीनोटाइप या हेट्रोजाइगस टू होमोजाइगस की ओर होता है। मैं आप लोगों को इसे फॉलो चार्ट से समझाने का कोशिश करती हूँ। फॉलो चार्ट से क्या है ये जल्दी समझ में आएगा। देखिए, नेचर ऑलवेज चेंजेस होता रहता है। क्या क्या चेंजेस होते हैं, बाढ़ आता है, कभी भूकंप आता है, कभी सुनामी आती है, कभी बारिश होता है, कभी पतझड़ आता है, कभी गर्मी आती है, कभी ठंड आता है। तो इससे जो प्राकृतिक आपदा होती है, यानी कि कुछ एनिमल अपने आप को इस बदलते हुए मौसम के अनुसार अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, उनका डेथ हो जाता है। डेथ हो जाता है तो पॉपुलेशन में कमी होती है, और पॉपुलेशन में कमी होती है तो आपस में इंटरब्रीडिंग करने वाले एनिमल्स की संख्या में भी कमी हो जाती है। तो इसी को यहाँ पे बोला गया कि जो आपस में इंटरब्रीडिंग करने वाले इंडिविजुअल जीनोटाइप की नंबर कम हो सकती है या फिर जीनोटाइप हेट्रोजाइगस से होमोजाइगस की ओर चलती है। अब सेकंड हम लोग देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड एडेप्टिव वैल्यू। इन्वायरमेंटल इफेक्ट जेनेटिक मटेरियल पर बना रहता है। स्मॉल पॉपुलेशन पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बाई चांस किसी एक जीव में म्यूटेशन उत्पन्न होता है तो यह म्यूटेशन पूरे जीव समूह पर लागू हो जाती है। जनरल सा बात है, स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होता है, जो इफेक्ट है वो जल्दी पड़ता है क्योंकि संख्या कम होती है, और वही लार्ज पॉपुलेशन में संख्या अधिक होने के कारण जो इफेक्ट है वो धीरे से पड़ती है। तो ये इसको बताया गया है कि कोई पॉपुलेशन है उसमें अगर एक जीव में म्यूटेशन होता है तो वो पूरे पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। यह म्यूटेशन पूरे जीव समूह पर लागू होती है।
वह म्यूटेशन पॉपुलेशन को इन्वायरमेंटल फोर्स में जीने के लिए प्रयत्न कर सकता है या विलुप्त हो जाते हैं। इसे एडेप्टिव वैल्यू भी कहते हैं। यह एडेप्टिव वैल्यू जेनेटिक ड्रिफ्ट से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। अब देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड होमोजाइगोसिटी। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मेन थ्योरी हेटेरोजाइगस टू होमोजाइगस की ओर होता है। क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल की संख्या कम हो जाती है, वह इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के कारण जीन की फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट होमोजाइगस हेटेरोजाइगस रिसेसिव डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है। प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप रिसेसिव कैरेक्टर वाले जीन की संतति नष्ट हो जाते हैं और आपस में इंटरब्रीडिंग करने वाले जीव बनते हैं। दोनों में आपस में इंटरब्रीडिंग होगी जिससे डोमिनेंस कैरेक्टर की अधिकता पाई जाएगी, जिसमें होमोजाइगस हो सकती है। देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड हार्डी-वैनबर्ग। जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड हार्डी-वैनबर्ग लॉ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हार्डी-वैनबर्ग लॉ में जीन पूल वन जनरेशन टू आफ्टर जनरेशन बना रहता है जब तक कोई बाह्य कारक प्रभावित करने ना कर ले, जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट में जीन पूल में जीन फ्रीक्वेंसी लगातार बदलती रहती है। इससे आगे है टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसका जो टाइप्स है वो मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।